नमस्कार, आप देख रहे हैं चैनल 24x7 और मैं हूं आपके साथ निशी भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से कुछ खास खबरों के साथ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उधम सिंह नगर के काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित बीजेपी जिला कार्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में शिरकत की। उन्होंने मौके पर मौजूद बीजेपी विधायकों समेत कई कार्यकर्ताओं को बधाई दी, साथ ही बीजेपी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। जहां व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि विचारधारा और पार्टी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अपनी यश पताका पूरे विश्व के अंदर फहरा रही है, तो उसके पीछे हमारे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और उनकी कड़ी मेहनत है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर उन सभी कार्यकर्ताओं को, समर्पित कार्यकर्ताओं को हृदय तल से बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने संगठन की भलाई के लिए अपनी सेवा को सर्वोपरि रखा, अपने संकल्प को बनाए रखते हुए दिन रात मेहनत करी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन के स्तर पर प्रत्येक लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं में अटूट विश्वास रखता है। आज जहां देश में अधिकांश ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये समझते हैं कि पार्टी नेतृत्व केवल उन्हीं के परिवार की बकौती होती है, परंतु भाजपा का हमेशा से विश्वास रहा है कि नेतृत्व जन्म से नहीं, बल्कि नेतृत्व कर्म से और समर्पण से करे। इस मंच पर शायद मुझे लगता है कोई ऐसा होगा जिन्होंने अपने समर्पण से हमारे प्रदेश अध्यक्ष विद्यार्थी परिषद के एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में इन्होंने काम शुरू किया, एक सामान्य परिवार में पैदा हुए और आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष के नाते, और एक बार नहीं, शायद उत्तराखंड के इतिहास में ये पहले अध्यक्ष हैं जो दूसरी बार प्रदेश अध्यक्ष के रूप में हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं। मेरे बारे में आप लोग कह लेना बाद में। यही कारण है कि आज भाजपा का सामान्य और जमीनी स्तर का कार्यकर्ता भी अपने परिश्रम, ईमानदारी और संगठन के प्रति समर्पण के बल पर देश के शीर्ष पदों पर पहुंच रहा है। हमारे यहाँ सामान्य कार्यकर्ता ही देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक पहुंचते हैं। हमारे प्रधानमंत्री सामान्य कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने भी काम किया और आज देश को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। साथियों, हमारे देश में दशकों तक कुछ राजनीतिक दलों ने केवल वोट बैंक की राजनीति की और देश को तुष्टीकरण, गरीबी और भ्रष्टाचार के दलदल में धकेलने का काम किया, परंतु हमारे संगठन ने एक लंबा संघर्ष भी देखा है। एक लंबा संघर्ष देखा है। जो पुराने लोग हैं, उनकी जो चुनौतीपूर्ण कहानी है, चुनौतीपूर्ण यात्रा है, वो हम सब ने सुनी है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी को अपने खून पसीने से सींचने वाले, एक छोटे से पौधे से बट वृक्ष बनाने वाले उन सभी महापुरुषों को नमन करता हूं। जो बट वृक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी के द्वारा पुष्पित और पल्लवित किया गया, आज उसको हमारे प्रधानमंत्री आदि नरेंद्र मोदी जी के लिए विश्व का आज सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी है। हमारा संगठन शायद विश्व का एक ऐसा संगठन होता है जहां व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं होता है, नेता महत्वपूर्ण नहीं होता है, बल्कि विचारधारा और पार्टी कार्यकर्ता महत्वपूर्ण है। क्योंकि यदि आज हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, अपनी यश पताका पूरे विश्व के अंदर फहरा रही है, तो उसके पीछे हमारे करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं का समर्पण, श्रद्धा, विश्वास और उनकी कड़ी मेहनत है। इसलिए मैं आज इस अवसर पर उन सभी कार्यकर्ताओं को, समर्पित कार्यकर्ताओं को हृदय तल से बधाई देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने संगठन की भलाई के लिए अपनी सेवा को सर्वोपरि रखा, अपने संकल्प को बनाए रखते हुए दिन रात मेहनत करी। साथियों, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा राजनीतिक दल है जो संगठन के स्तर पर प्रत्येक लोकतांत्रिक मूल्यों और प्रक्रियाओं में अटूट विश्वास रखता है।
आज जहां देश में अधिकांश ऐसे राजनीतिक दल हैं जो ये समझते हैं कि पार्टी नेतृत्व केवल उन्हीं के परिवार की बकौती होती है, परंतु भाजपा का हमेशा से विश्वास रहा है कि नेतृत्व जन्म से नहीं बल्कि नेतृत्व कर्म से और समर्पण से करेगा। धामी आज कुमाऊं दौरे पर हैं और ऐसे में सीएम ने खटीमा स्थित कंजाबाग तिराहे पर 215 फीट ऊंचे एकता, अखंडता और राष्ट्रीय गौरव की प्रतीक राष्ट्रीय ध्वज का अनावरण किया। वहीं कार्यक्रम में सीएम ने कहा कि तिरंगा हर भारतीय के हृदय में देशभक्ति और समर्पण की भावना जागृत करता है। उन्होंने कहा कि भव्य राष्ट्रीय ध्वज न केवल सीमांत नगर की नई पहचान बनेगा बल्कि क्षेत्रवासियों के हृदय में राष्ट्र प्रेम की नई ज्योति प्रज्वलित करेगा। गुरुवार को सीएम पुष्कर सिंह धामी टनकपुर दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने नवनिर्मित कैंप कार्यालय भवन का शुभारंभ और लोकार्पण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री ने सशक्त बहिना उत्सव योजना के तहत आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया, जिसमें सीएम धामी ने कई महिलाओं को ई रिक्शा की चाबियां भी सौंपी। चंपावत आदर्श चंपावत हमारा संकल्प है और इस संकल्प को पूरा करने के लिए लगातार काम किया जा रहा है। लगातार विकास योजनाओं में धन आवंटन किया जा रहा है, नई योजनाओं का प्रचार किया जा रहा है, योजनाएं बनाई जा रही हैं, उनको कार्यक्रम किया जा रहा है और आदर्श चंपावत से ही आदर्श उत्तराखंड का रास्ता आगे बढ़ेगा। हमारे प्रधानमंत्री बाबा केदार के धाम से हम सब उत्तराखंड वासियों को संबोधित करके कहा था कि ये दशक उत्तराखंड का दशक है। इस दशक को बनाने पर हम सब पूरी तरह से संकल्पित हैं और उत्तराखंड आज बहुत सारे मामले आज देश के अगले राज्यों में शामिल है। समान नागरिक संहिता हमने सबसे पहले यहाँ लागू की है। नकल का एक सख्त कानून यहाँ पर बनाया है। 36,000 से अधिक लड़कियाँ संपन्न की। सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में उत्तराखंड आज देश के नीति आयोग की रैंकिंग में पहले स्थान पर है। ऐसे अनेक नवाचार हम कर रहे हैं। आज चारों तरफ हमारा चाहे अभी चारधाम यात्रा चल रही है, चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तो लगभग 48 लाख से अधिक तीर्थयात्री और श्रद्धालुओं ने इस बार खराब आपदा के बावजूद जो अपने आप में रिकॉर्ड है। हमारा प्रयास है कि हर दृष्टि से उत्तराखंड का समेकित विकास हो। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खटीमा पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मेला घाट में 11.50 किलोमीटर लंबे राजमार्ग 107 के सुदृढ़ीकरण कार्यों का शिलान्यास किया और इस दौरान स्थानीयों ने उनका फूल माला पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में हेली सेवाओं को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर से सरकार निशाना साधा है। प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि केदारनाथ और उत्तरकाशी में हुई हेलीकॉप्टर घटनाएं ये साबित करती हैं कि सरकार हेली सेवाओं की निगरानी सही तरीके से नहीं कर पाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि संचालक मनमानी कर रहे हैं और सरकार सिर्फ दावे कर रही है, जबकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है। बिष्ट ने आगे कहा कि हेली सेवाएं तो अब हेली सेवा प्राधिकरण के निर्देशों को भी मानने को तैयार नहीं है। हेली सेवाओं को लेकर के सरकार भले ही जो भी दावे करे, लेकिन जिस तरीके से केदारनाथ धाम में हमने देखा, उत्तरकाशी में हमने देखा हेली सेवाएं दुर्घटनाग्रस्त हुई हैं, लोगों की जानें गई हैं। सरकार हेली सेवाओं की मॉनिटरिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रही है और जो भी संबंधित अथॉरिटियां हैं उनके रूल रेगुलेशन को ये हेली सेवाएं मान भी नहीं रही हैं। अब सरकार कितनी गंभीरता से इन हेली सेवाओं को संचालित करवा पाती है, इसका लाभ हमारे श्रद्धालुओं को किस रूप में मिलता है, आम लोगों को किस रूप में मिलता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी तक तो मुझे नहीं लगता कि हेली सेवाओं की मनमानी पर सरकार रोक लगवा पाएगी।
हम आगे बढ़ते हैं। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की ओर से वक्फ संपत्तियों में सुधार और पारदर्शिता से संपत्तियों के पंजीकरण और पारदर्शिता प्रबंधन के तहत अब 6 जून 2025 में वक्फ पोर्टल का निर्माण किया गया है। लेकिन अवैध रूप से वक्फ की संपत्तियों को दबाने और पोर्टल पर दर्ज न करने की शिकायतें भी सामने आ रही हैं। करना पड़ेगा, लेकिन उसके बावजूद जो वक्फ माफिया है, वक्फ इंक्रोचर है या वक्फ का बेनिफिशियरी है जो अवैध तरीके से वक्फ की संपत्तियों को दबा के बैठा है, वो वक्फ को दर्ज नहीं कर रहा है। तो ऐसे लोगों के खिलाफ वक्फ बोर्ड सख्त से सख्त कार्रवाई करने के लिए अब कमर कस चुका है। लेकिन लगातार हम ये भी अनुरोध कर रहे हैं, जागरूकता अभियान भी चला रहे हैं और लोगों से, तमाम लोगों से, मीडिया के माध्यम से भी, सोशल मीडिया के माध्यम से भी, पोर्टल्स के माध्यम से भी हम लगातार ये अनुरोध कर रहे हैं कि सब लोगों से अनुरोध है कि वो अपनी जो वक्फ की संपत्तियां हैं उसको वक्फ उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करें। उसको हमने 3 चरण में लिया है, चेकर, मेकर और अप्रूवर। तो मेकर वही के लोग, चाहे वो कमेटी को वक्फ ने बनाया हो या ना बनाया हो, पुरानी कमेटी हो या मौजूदा कमेटी हो, उस कमेटी का समय समाप्त हो गया हो, कमेटी को लोगों ने सोसाइटी रजिस्टर्ड कराया हो या लोगों द्वारा, गांव के लोगों द्वारा कोई कमेटी बना दी गई हो, अगर वक्फ की कोई भी संपत्ति, वो संपत्ति जिसको मुसलमान अपने धर्म के लिए इस्तेमाल कर रहा है, उसको वक्फ में दर्ज नहीं करता, तो ऐसे लोगों को हम वक्फ माफिया की श्रेणी में रखेंगे। ऐसे लोगों को हम वक्फ माफिया मानेंगे, वक्फ का इंक्रोचर मानेंगे, वक्फ का लूटर मानेंगे और ऐसे लोगों के खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करने के लिए वचनबद्ध और कटिबद्ध हैं। हमारा मत है, युवा मुख्यमंत्री का मत है, सही को छेड़ना नहीं है और गलत को छोड़ना। हरिद्वार में डीएम मयूर दीक्षित की मौजूदगी में ब्लॉक भादराबाद में ग्राम अलतमपुर बोंगला में धान की फसल का सटीक आकलन कराया गया है और इस मौके पर कृषि विभाग की टीम ने वैज्ञानिक पद्धति से खेतों में जाकर फसल की कटाई की और प्रति हेक्टेयर उत्पादन क्षमता का मूल्यांकन किया। आज भादराबाद में अलतमपुर बोंगला में मनोहरपुर में क्रॉप कटिंग का डेमो जा रहा है और इसमें पूरे जनपद में विभिन्न अधिकारियों के द्वारा ये निरीक्षण किया जा रहा है। इसका जो होता है वो ये देखना होता है कि जो हमारी जो फसल है, जैसे अभी धान की फसल की यहाँ पे क्रॉप कटिंग हो रही है, उसकी क्या यहाँ पे यील्ड आती है, कितना एरिया में कितना प्रोडक्शन होता है और उसको फिर स्टडी करके हम देखते हैं कि आगे क्या कृषि विभाग के द्वारा, राजस्व विभाग के द्वारा क्या क्या कार्रवाई करनी चाहिए, किसानों की आय बढ़े। और साथ ही अगर किसानों की कोई समस्या है, जैसे कि सिंचाई से संबंधित कीटनाशक या पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर की कोई समस्या है, तो उसके बारे में भी चर्चा की जाती है और ये सब डेटा पोर्टल पे अपलोड किया जाता है भारत सरकार के पोर्टल पे और फिर उसके बाद आगे की योजनाएं उसी बेसिस पे बनाई जाती है। इसी पर्पज से ये क्रॉप कटिंग की जा रही है। सिर्फ हरिद्वार भादरवाद में ही नहीं, लक्सर, खानपुर सब जगह काम किया जा रहा है। जहाँ भी फसलों को नुकसान होगा वो इस डेटा में निकल के आएगा, क्योंकि जो हम फाइनल जो वैल्यू निकालेंगे, कितना इसमें किलोग्राम धान निकला, तो जहाँ नुकसान होगा वहाँ उसका कम निकलेगा, जहाँ ज़्यादा होगा। और कई जगह जहाँ सिंचाई नहीं हो पाई या ज़्यादा पानी की वजह से भरान हुआ तो उसका भी नुकसान अगर हुआ है तो वो भी इसमें से निकल जाएगा। सर ये पीछे एक दिवाली से पहले जिस तरीके से अवैध पटाखा कारोबारियों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया गया है, तो जिसके चलते काशीपुर के गंगा बाबा रोड स्थित एक संदिग्ध पटाखा गोदाम पर प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापा मारा और इस दौरान टीम ने गोदाम में रखी सामग्री की बारीकी से जांच भी करवाई। सुबह से पुलिस और फायर की संयुक्त टीम ने एक औचक उनको जानकारी मिली थी कि यहाँ पर अवैध रूप से पटाखा या फिर उनका जो विस्फोटक सामग्री है उनका भंडारण किया गया, जिसने भंडारण किया उनके पास कोई इसका वैध लाइसेंस नहीं है। तो इसके लिए पुलिस और फायर की टीम यहाँ पे आई थी, तो उनको कुछ परेशानी का सामना करना पड़ा। तो तब फिर उन्होंने उप जिलाधिकारी महोदय से रिक्वेस्ट करी, तो उप जिलाधिकारी महोदय के डायरेक्शन के क्रम में उनसे वार्ता की गई स्वामी से और तब उन्होंने खुद से इस चाबी को खोला। इसमें निरीक्षण अभी किया जा रहा है विभाग द्वारा, अगर कोई अनियमितता पाई जाएगी तो नियमानुसार कार्रवाई। विकासनगर के कालसी थाना क्षेत्र के कोटी इछाड़ी डैम के पास एक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गया। हादसे में वाहन सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सूचना पर पहुंची पुलिस ने अस्पताल पहुंचाया और वाहन को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
तो वहीं उधम सिंह नगर के बाजपुर में बिना रजिस्ट्रेशन के स्कूलों का संचालन हो रहा है, जहां पर बच्चों से उनकी उच्च शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। हर स्कूल अपनी मर्जी से अभिभावकों की जेब को खाली करने का काम कर रहा है, लेकिन सरकार इन स्कूलों की मनमानी पर काबू नहीं पा रही है। तो वहीं आपको बताते चले, बाजपुर में एक ऐसे ही स्कूल का मामला सामने आया जिसकी मान्यता तो 8वीं तक की है, लेकिन बच्चे 9वीं तक की पढ़ाई कर रहे हैं। बिना मानक और बिना रजिस्ट्रेशन दो मुद्दे हैं ये। कुछ लोग क्या करते हैं कि स्कूल खोल देते हैं और उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, तो उसके परीक्षण होता है और परीक्षण होने के बाद यदि मानक सही पाए जाते हैं तो उनको ऑनलाइन वहाँ पर सिंगल विंडो सिस्टम से हम मान्यता देते हैं, और अगर जिसकी मान्यता के मानक पूर्ण नहीं करते हैं तो उनकी मान्यता यहाँ से रिजेक्ट हो जाती है। ये तो इसकी एक तकनीकी पहलू है। दूसरा ये है कि खंड शिक्षा अधिकारियों के माध्यम से भी हमारे स्पष्ट निर्देश हैं कि उनके विकास क्षेत्र में यदि कोई विद्यालय गैर मान्यता प्राप्त है या बिना मान्यता के चल रहा है तो तत्काल उन पर कार्रवाई, उनको बंद करवाने का नोटिस भेज दीजिएगा, और अगर वो नहीं मानते हैं तो उनके विरुद्ध जो विधि सम्मत कार्रवाई होती है उसको करवाने के निर्देश दिए गए हैं। यानी ये भी अपने आप में गैर मान्यता है ना। जो मुद्दा पहले वाला वही है कि कुछ स्कूल ऐसे होते हैं कि मान्यता है लेकिन आगे की क्लासेज अनधिकृत रूप से या ब्रांच स्कूल के रूप में किसी भी प्रकार का विद्यालय नहीं संचालित किया जा सकता। संज्ञान में आने पर तत्काल इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाती है समय समय पर। यदि आपके संज्ञान में भी ऐसा कोई विद्यालय है तो आप भी, अगर आपने हमको बताया तो उस पर हम तत्काल संज्ञान लेते हैं, उसके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे, और जो अनधिकृत रूप से कक्षाएं चल रही हैं उनको तत्काल बंद करेंगे। हरिद्वार में जीपीएस दौलतपुर जूनियर स्कूल के ड्राइवर कटरपुर निवासी सोमपाल पर बंदरों ने हमला कर दिया है, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। आनंद फानन में घायल को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां से उसकी हालत को देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। इस घटना के बाद से स्कूल में पढ़ रहे बच्चों में भी बंदरों का डर नजर आ रहा है। खबरों में आगे बढ़ती है, खबर हरिद्वार से है। हरिद्वार में नियोजित विकास के लिए तैयार की गई महायोजना 41 के लिए हरिद्वार रोड के विकास प्राधिकरण ने आपत्तियां दर्ज की हैं। भला इंटर महायोजना के तहत आपत्तियां यहां पर सुनी गई और इस कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया। HRTA की VC सोनिका ने लोगों की आपत्तियों को सुना। इस दौरान शहर भर से आए स्थानीय लोगों ने व्यक्तिगत और संगठन के स्तर पर अपनी आपत्तियां दर्ज कराई। उपाध्यक्ष सोनिका ने कहा कि कई चरणों में लोगों की आपत्तियां सुनकर जरूरत के मुताबिक महायोजना 2041 को आगे बढ़ाया जाएगा। जिस तरह से हमने आपत्तियों का आज डेट रखी थी और ये प्री डिसाइडेड थी, तो सभी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। कुछ को जैसे आवासीय से व्यावसायिक हो गई या रोड विड्थ कितनी ली गई, इन सब चीज़ों पे अलग अलग तरीके की सुनवाई यहाँ पे हो रही है, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सबको सुने, सबका पक्ष सुने, और उसी के बाद अब आज तो सिर्फ सुनवाई है, उसके बाद फिर अकॉर्डिंगली आगे प्रक्रिया बढ़ाई जाएगी। आपत्तियाँ हैं ना, ये प्रक्रिया जो होती है इसीलिए होती है कि किसी को कोई संशय ना रहे, वो अपनी आपत्ति दें और जो नियमानुसार आगे करती है वो की जाए। जिस तरीके से आज दिवाली का त्यौहार चल रहा है और आज आपत्ति इन्होंने करी है, आपत्ति की सुनवाई इन्होंने शुरुआत कर दी है, लेकिन इस ना कहीं भय की स्थिति थी, और उस भय को दूर करने के लिए हमने आयोजन समिति से आज वो मांगा, और समय मांगने के बाद हमने बहुत स्पष्ट रूप से कह दिया कि अगर आप लोग कर रहे हैं आधिकारिक रूप से कुछ काम कर रहे हैं तो हम लोग व्यापार मंडल भी पूरा का पूरा आधिकारिक रूप रहेगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग क्या है, टाउन प्लानर की रूलिंग क्या है, इन सब चीज़ों का अध्ययन कर बाद ही हम लोग इस पर कोई निर्णय लेंगे। बद्रीनाथ धाम के सुहावने तीर्थ यात्रियों की आमद भी लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि 15 लाख पार हो गई। ये भी बताते हैं कि बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति को भी अब तक बद्री केदार धामों की यात्रा से करीब 25 करोड़ रुपए की कमाई हो चुकी है। VKTC उपाध्यक्ष ऋषि प्रसाद सती ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि धाम में रौनक बढ़ी है। कर्मियों की तत्परता के बीच श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शनों का पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं।
उत्तराखंड मौसम विभाग में वैज्ञानिक रोहित थपलियाल ने पूर्वानुमान जाहिर किया है और ऐसे में उन्होंने कहा है कि आने वाले 2 दिनों में प्रदेश में पर्वतीय क्षेत्रों जैसे उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर जिलों में हल्की वर्षा हो सकती है, जबकि अधिकतम स्थानों पर मौसम सामान्य रहेगा। वहीं प्रदेश का न्यूनतम और अधिकतम तापमान सामान्य के आसपास बना रहेगा और ठंड को लेकर भी अभी कुछ दिनों तक सामान्य आसार नजर आ रहे हैं। अनुमान की बात करें तो आज जो है 15 अक्टूबर हो गई है, तो 15, 16, 17 तारीख में उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्र विशेषकर जो उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर जनपद है, यहाँ पर बहुत हल्की वर्षा इक्का दुक्का स्थानों पर मिल सकती है, लेकिन ज़्यादातर स्थानों पर जो है मौसम शुष्क रहेगा। उसके बाद भी जो अगले 5-7 दिन की बात करेंगे तो ज़्यादातर स्थानों पे उत्तराखंड में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। और जो है तापमान की बात करें तो इस समय जो तापमान है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान उत्तराखंड में सामान्य के आसपास चल रहे हैं और आगे जो है धीरे धीरे देखेंगे कि तो ओवरऑल जो है टेम्परेचर्स में गिरावट तो आएगी मैक्सिमम मिनिमम में, लेकिन जो है ये सामान्य के आसपास ही रहने की संभावना है अगले जो है 5 से 7 दिनों की बात करें तो। फिलहाल इन खबरों में इतना ही। आप देखते रहिएगा HN News 24/7। नमस्कार।